मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। कल हमने पालमपुर गांव की जो कहानी है उसकी बेसिक जानकारी प्राप्त की थी। पालमपुर गांव है वो एक छोटा सा गांव है और कुल उसमें 450 परिवार रहते हैं। कुछ जो परिवार है वो उच्च जाति के हैं, जबकि कुछ परिवार है वो निम्न जाति के हैं। उच्च जाति के जो परिवार है वो 80 परिवार है और उनके पास भूमि अधिक है। उनके मकान वगैरह काफ़ी अच्छे बने हुए हैं और उनके मकानों का जो निर्माण किया गया है वो सीमेंट व कंक्रीट से उनका निर्माण किया गया है। जबकि जो 150 परिवार है वो दलित जाति के हैं, जो काफ़ी पिछड़े हुए हैं, जिनका शोषण किया जा रहा है, काफ़ी टाइम से अत्याचार किया जा रहा है। वो गांव के कोने में रहते हैं और उनके जो घर बने हुए हैं वो सामान्य रूप से घास फूस के मकाने बने हुए हैं। अब बात करते हैं हम इसके आगे की चर्चा की कि भूमि का विस्तार है उससे संबंधित। भूमि है वो समय के साथ क्या है कि बढ़ती या घटती नहीं है, वो तो स्थिर रहती है, अस्थिर नहीं है। लेकिन क्या है, समय के साथ क्या है, जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या है वो कम नहीं हो रही। दूसरी बात है कि भूमि के टुकड़े हैं वो समय के साथ होते जा रहे हैं, इस कारण भूमि क्या है अधिक कृषि के लिए नहीं मिल पा रही। तो ऐसी कुछ समस्याएं हैं जिसके कारण उत्पादन क्या है कम होता है। बात करते हैं उत्पादन की प्रमुख क्रिया। पालमपुर जो गांव है वहाँ उत्पादन का जो प्रमुख कार्य है वो खेती है और खेती के द्वारा ही वहाँ के जो गांव के लोग हैं वो अपनी प्रमुख रूप से आजीविका चलाते हैं। जो खेती करते हैं आवश्यकता के आधार पे अपने घर परिवार के लिए रख लेते हैं और शेष जो बचती है उसका आगे व्यापार कर लेते हैं, बाजार में जाके उसको बेच देते हैं। बात आती है खेती पे निर्भरता। गांव की जो कुल जनसंख्या है उसका जो 75% भाग है वो क्या है प्रमुख रूप से खेती कार्य से जुड़ा हुआ है और अन्य जो लोग हैं वो इसके साथ में कुछ सहायक क्रियाएं भी करते हैं खेती से संबंधित, जैसे डेयरी है, सिंचाई से संबंधित है या पशुपालन है आदि कार्य करते हैं। तो क्या है कि उनकी जो आजीविका है वो आराम से चल पाती है और अपना जीवन है यापन है वो आराम से कर पाते हैं। बात आती है 1960 से अब तक विस्तार की, यानी 1960 के दशक की बात करें तो भूमि का विस्तार क्या है वो अधिक नहीं था, सीमित था कि जो जमीन थी वो सामान्य भूमि थी और सामान्य रूप से कृषि की जाती थी। जबकि क्या है कि धीरे धीरे बाद में क्या हुआ कि जो किसानों के पास जो भूमि बंजर भूमि पड़ी थी उसका भी धीरे धीरे उपयोग होने लग गया। बंजर भूमि वो भूमि होती है जिसपे उत्पादन नहीं होता, उसमें उत्पादन करने की क्षमता नहीं होती, लेकिन किसानों ने, श्रमिकों ने वहाँ मेहनत करके उस भूमि को ऐसी भूमि बनाया जिससे क्या है अच्छी तरीके से कृषि कार्य की जा सके और उनको भूमि का साथ में जुड़ाव भी मिल गया। उनके पास जो कृषि करने की भूमि थी वो भूमि क्या है कि उसकी भूमि की क्षमता है वो बढ़ गई, अधिक हो गई भूमि। बात आती है भूमि को जो मापने की इकाई है वो क्या है। तो ध्यान रखना भूमि को मापने की इकाई है वो अलग अलग होती है, एक इकाई नहीं होती। कुछ जगहों पे कुछ सामान्य इकाइयां होती है, कुछ जगहों पे कुछ जटिल इकाइयां होती है। तो भूमि को जो प्रमुख रूप से मापने की इकाई है वो है हेक्टर। हेक्टर के द्वारा प्रमुख रूप से भूमि की मापन किया जाता है। इसके साथ में कुछ अन्य इकाइयां भी है जिसके द्वारा भूमि का मापन किया जाता है। तो अन्य इकाइयां हैं वो है बीघा और गुंठा। इस प्रकार जो भूमि मापने की इकाई है वो 3 हो गई, हेक्टर, बीघा और गुंठा। इस प्रकार 3 इकाइयां ये है जो भूमि के मात्रा के रूप में जानी जाती है। अब बात ये आती है कि 1 हेक्टर होता है उसमें कितने वर्ग मीटर होते हैं। तो ध्यान रखना कई बच्चों की इसमें कंफ्यूजन हो जाती है कि 1000 वर्ग मीटर होंगे या 10,000 वर्ग मीटर होंगे। तो ध्यान रखना 1 हेक्टर होता है उसमें 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। कितने? 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। बात आती है बीघा की कि 1 बीघा में कितने वर्ग मीटर होते हैं। तो ध्यान रखना 1 बीघा के अंतर्गत 2530 वर्ग मीटर आते हैं। बात आती है कि 1 हेक्टर के अंतर्गत कितने है वो बीघा आ जाते हैं। तो ध्यान रखना प्रमुख रूप से 1 हेक्टर के अंतर्गत 3.95 बीघा आता है, जिसको सामान्य भाषा में हम 4 बीघा के नाम से जाने जाते हैं। तो ध्यान रखना हेक्टर की बात अपन ने कर ली, बीघा की बात कर ली, तो ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। आगे की बात करते हैं अपन क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है, यानी अपने पास जो जमीन है वर्तमान में क्या उससे हम और अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, क्या अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, क्या किन तरीकों का इस्तेमाल किया जाए, किन तकनीक का इस्तेमाल किया जाए, किन पद्धतियों का इस्तेमाल किया जाए। ऐसा क्या करें कि अपने पास जो भूमि है उस भूमि का अपन इस तरीके से उचित, नियमित, संयमित प्रयोग करें कि उससे उत्पादन है वो बढ़ जाए उसी भूमि पे। तो इसके भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अब जो अपना पालमपुर गांव है उसकी आकृति, उसका दृश्य है वो एक अनोखा दृश्य है।
तो इसकी तुलना है वो उत्तर प्रदेश के एक पश्चिमी गांव की तरह की गई है। ये पालमपुर का गांव है वो किस तरह दिखता है, उत्तर प्रदेश के एक पश्चिमी गांव की तरह पालमपुर का गांव है वो अनोखा ही गांव दिखता है। अब आती है कि पालमपुर का जो गांव है वहां पे अधिकतर क्या किया जाता है, तो ध्यान रखना पालमपुर के समस्त जो गांव है उसकी भूमि पर अधिकतर है वो कृषि कार्य किया जाता है, खेती कार्य किया जाता है, क्योंकि उनका प्रमुख जो व्यवसाय है वहां के लोगों का वो खेती ही है। बात आती है कि बरसात के मौसम यानी ऋतुओं के आधार पे वहां अलग अलग फसलें बोई जाती है। एक ही फसल को क्या है अपन एक बार, दो बार, तीन बार अगर बोते चले जाएंगे तो उस भूमि की जो उत्पादन क्षमता होती है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और क्या होगा कि धीरे धीरे वो भूमि है वो जमीन है बंजर होती चली जाएगी। तो पालमपुर में जो प्रक्रिया अपनाई गई है खेती की वो परिवर्तन यानी बहुविध कृषि प्रणाली को अपनाया गया है, फसल चक्र को अपनाया गया है। समय के साथ क्या है वहां अलग अलग फसलें बोई जाती है ताकि क्या है कि अच्छा उत्पादन और अच्छी फसलें उनको हो सके। अब बात आती है कि बरसात के मौसम में कौन सी फसलें बोई जाती है। ध्यान रखना बरसात के मौसम की जो फसल होती है प्रमुख रूप से खरीफ की फसल के रूप में उसको जाना जाता है। कौन सी फसल है, खरीफ की फसल के रूप में उसको जाना जाता है। उसकी प्रमुख फसलें कौन कौन सी है, जवार और बाजरा। ध्यान रखना खरीफ की फसलें जो पालमपुर में बोई जाती है कौन कौन सी है, जवार और बाजरा है वो बोए जाते हैं। अब आती है कि जो पशु वगैरह है उनके पास में पशुपालन वो करते हैं, डेयरी का भी काम करते हैं, तो उनके लिए भी खाने के लिए कुछ चीज घास फूस चाहिए। तो क्या है पौधे वगैरह लगे हुए होते हैं, साथ में घास फूस जो उग जाता है उस घास फूस का और पौधे का इस्तेमाल पशुओं के चारे के रूप में किया जाता है। तो पशुओं को जो चारा मिल जाता है, अच्छी घास वगैरह मिल जाती है तो उनके दूध भी होता है। तो किसान क्या है खेती के साथ पशुपालन भी करते हैं। बात आती है अक्टूबर और दिसंबर में खेती। अक्टूबर और दिसंबर में जो खेती की जाती है वो अलग खेती की जाती है, और उस खेती है प्रमुख रूप से गेहूं की खेती की जाती है। यानी समय के साथ मौसम के साथ पालमपुर के जो लोग हैं किसान हैं वो फसल चक्र को अपना रहे हैं। अब बात आती है कि जो उनके पास गेहूं की फसल है वो कुछ फसल तो अपने साल भर चल जाए उसके अकॉर्डिंग वो अपने पास रख लेते हैं, लेकिन जो शेष फसल बच जाती है उसका वो घर पे न रख के उसको बेच देते हैं। अब बताइए बेचते कहाँ है, तो अपने प्रारंभ में बात की थी कि पालमपुर गांव के पास 3 किलोमीटर की दूरी से सड़क निकलती है एक, वहां पे रायगंज नाम का एक गांव है, वहां जाके वो मंडी में अपनी गेहूं की फसलें बेच देते हैं और अच्छे पैसे उनको मिल जाते हैं। अब बात आती है कि भूमि का जो एक भाग है उस पे वह अन्य कृषि करते हैं, जैसे ज्वार है, बाजरा और गेहूं की दोनों समय के अनुसार खेती कर ली, लेकिन एक भाग ऐसा है वहां वो गन्ने की खेती भी करते हैं। गन्ने की खेती करने के बाद में जो गन्ना उनके पास उत्पादन हो जाता है उस गन्ने का बाद में वो चीनी के रूप में, शक्कर के रूप में, गुड़ के रूप में उसका निर्माण करते हैं, और जितना आवश्यक हो वो सामग्री अपने पास रख लेते हैं, और शेष जो बच गई सामग्री उसको अपने पास न रख के बाजार में बेच देते हैं। तो गेहूं को कहाँ बेचा गया था, रायगंज में, जबकि गन्ने का जो बाजार है प्रमुख रूप से शाहपुरा का बाजार है, वहां उसको भेजा जाता है और उसकी मंडी वहां पे लगती है। अब बात आती है कि फसलों का जो फसल चक्र है वो ऋतुओं के आधार पे अलग अलग है। 3 प्रकार की फसलें अपने हैं वो बोई जाती है प्रमुख रूप से। कौन कौन सी, खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। ये तीनों हैं वो अलग अलग मौसम, अलग अलग ऋतुओं के आधार पे इन फसलों को बोया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, अपन चर्चा करते हैं खरीफ की फसल की। खरीफ की जो प्रमुख फसलें हैं चावल, बाजरा है। ध्यान रखना खरीफ की जो प्रमुख फसलें हैं वो कौन कौन सी है, चावल, बाजरा। अब इनकी जो बुआई का समय है वो अलग होता है और इनकी कटाई का जो समय होता है वो अलग होता है। जब पक के फसलें तैयार हो जाती है तो इनकी कटाई कर दी जाती है, और सिंचाई के इनमें साधन है वो कौन कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो इनका जो बोने का समय है खरीफ की फसल का वो है जून से जुलाई। जून से जुलाई में इसको बोया जाता है, और इसका जो काटने का समय है वो अक्टूबर से नवंबर। कौन सा, अक्टूबर से नवंबर के दौरान फसलें पक जाती है, कटाई कर जाती है। सिंचाई के जो प्रमुख साधन है वर्षा के द्वारा, नलकूप के द्वारा और नहर के द्वारा। प्रमुख रूप से जो कृषि निर्भर करती है वो वर्षा पर निर्भर करती है। नलकूप भी है जिनके द्वारा पानी है वो बिजली की सहायता से ऊपर खींचा जाता है और सिंचाई की जाती है, और कुछ बांध वगैरह भी बनाए गए हैं कई राज्यों में जिनके द्वारा क्या है पानी को ऐसे स्थानों में पहुंचाया जाता है जहां पानी की कमी है, और पानी की कमी वहां पे पूरी हो जाती है और वो सिंचाई कर पाते हैं, पेयजल के रूप में भी काम में लेते हैं। बात करते हैं दूसरी फसल की। दूसरी अपनी जो फसल है वो है रबी की फसल। रबी की फसल में प्रमुख रूप से ध्यान रखना गेहूं, चना और जौ आता है। कौन सा आता है, गेहूं, चना और जौ। तो इसका काटने का समय है
बुआई का समय है वो है अक्टूबर से नवंबर का समय, इस फसल को बोया जाता है। और इसके काटने का जो समय है वो है मार्च से अप्रैल। मार्च से अप्रैल में इस फसल पक के तैयार हो जाती है, इसको काट लिया जाता है। और सिंचाई के जो साधन है स्थानीय स्तर पे कई जगह तालाब बने हुए हैं, कई जगह कुंड बने हुए हैं, कई जगह डैम बने हुए हैं, तो उस आधार पे और वर्षा के आधार पे इसकी सिंचाई की जाती है। बात करते हैं तीसरी फसल की। तीसरी जो फसल है अपनी वो है जायद की फसल। जायद की फसल को सब्जियों के नाम से भी जाना जाता है। तरबूज, ककड़ी, लौकी, घिया, इसकी इसमें बुआई की जाती है। बुआई का जो समय है जायद की फसल का फरवरी से अप्रैल का समय, इस टाइम इसकी बुआई की जाती है। और इसके जो काटने का समय है वो है जून से जुलाई का। जून से जुलाई में इनको काट लिया जाता है। और स्थानीय स्तर पे जो साधन उपलब्ध होते हैं उनके आधार पर इनकी सिंचाई की जाती है। वर्षा जल तो है ही, साथ में क्या है कि खेतों वगैरह में पानी करने का जो साधन होता है, कुंड वगैरह बनी होती है, बड़े बोध बने होते हैं, उसकी सहायता से समय समय पे क्या है इनकी सिंचाई की जाती है। अब क्या है कि अच्छी फसल वही फसल होती है, अच्छा उत्पादन वही उत्पादन होता है जिसके लिए क्या भूमि अच्छी हो। भूमि अच्छी होगी तो उत्पादन भी अच्छा होगा। लेकिन भूमि अच्छी कब होती है, तब क्या है एक ही जमीन पे, एक ही स्थान पे जब हम एक ही कृषि बार बार करेंगे तो वहाँ क्या है कि फसल का उत्पादन अच्छा नहीं होगा। कारण क्या कि एक ही फसल को बार बार बोने से उस स्थान की जो उर्वरता होती है, जो उत्पादन क्षमता होते हैं, जो उसके गुण होते हैं, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। और समाप्त होने के कारण क्या है कि अच्छी फसल का उत्पादन नहीं होता। तो ध्यान रखना, एक वर्ष में अलग अलग फसलें, पालमपुर जो गांव है अपना, वहाँ क्या है कि समय के आधार पे, ऋतुओं के आधार पे, मौसम के आधार पे अलग अलग समय पे अलग अलग कृषि की जाती है। तो जिस कारण क्या है अन्य गांव भी ऐसे हैं, अन्य शहर भी ऐसे हैं जहाँ कृषि की जाती है कि वहाँ फसल चक्र को अपनाया गया है, समय के साथ अलग अलग फसलों को बोया जाता है। बात आती है सिंचाई के लिए उचित व्यवस्था। हमने खेत में कृषि कार्य प्रारंभ कर दिया, बीज बो दिए, लेकिन अगर हमारे पास सबसे प्रमुख जो आवश्यकता बाद में बीज के बाद बनती है, जमीन के बाद बनती है, वो सिंचाई की बनती है कि उसकी फसल को सही मात्रा में क्या है जल उपलब्ध हो जाए, सिंचाई उसकी अच्छी हो जाए। सिंचाई अच्छी होगी तो अपना जो बीज बोया हुआ है वो जल्द ही बड़ा हो जाएगा, पौधे का रूप ले लेगा, जल्द ही बड़ा वृक्ष बन जाएगा। उससे क्या है उसके बाद में उसके फूल फल वगैरह लगने स्टार्ट हो जाएंगे, सब्जियां वगैरह उसके लगने स्टार्ट हो जाएगी। तो क्या है कि सही समय पे उचित मात्रा में सिंचाई की भी आवश्यकता रहती है। सिंचाई के अभाव में क्या है कि पेड़ पौधे अपना वास्तविक रूप नहीं ले पाते हैं। बात आती है बिजली के उपयोग नलकूपों में। पालमपुर गांव है वहाँ पे सही समय पे बिजली आ गई थी, जिस कारण क्या है वहाँ पे जो नलकूप बने हुए थे, पानी की गहराई में धातु की छड़ को पहुंचाया जाता है, बड़े नाले को, और जमीन की गहराई में पहुंचने के बाद जहाँ पानी होता है उस पानी को उस धातु की छड़ से ऊपर खींचा जाता है, और वो क्या है बिजली की सहायता से खींचा जाता है। तो बिजली पहुंचने के कारण क्या है नलकूप भी वहां पे बने हुए थे। बात आती है सरकार द्वारा नलकूपों का निर्माण। क्या है कई जगह ऐसे गांव हैं जहां पे क्या बिजली का अभाव था और कुछ ही जगह पे बिजली थी। सरकार ने वहां अच्छे प्रयास किए और बिजली के कारण क्या है वहां नलकूपों की स्थापना भी की गई। नलकूपों के कारण क्या है कि स्थानीय जनता है, स्थानीय जो किसान वर्ग के लोग हैं, उनके लिए वहां पानी उपलब्ध हो जाता है और सभी प्रकार के लोग वहां से पानी लेते हैं और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। बात आती है निजी नलकूपों का निर्माण। जैसे जैसे बिजली की सुविधा प्रत्येक घर में पहुंचती गई, धीरे धीरे क्या हुआ लोगों ने अपने स्वयं के पैसों से इन नलकूपों का निर्माण किया और अपनी स्वयं की जो आवश्यकताएं हैं, चाहे वो घरेलू आवश्यकता हो, चाहे अपने खेतों वगैरह की आवश्यकता हो, चाहे सिंचाई के रूप में हो, उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्होंने नलकूपों का निर्माण किया और अपनी आवश्यकताओं को पूरा किया। अब बात आती है 1970 तक के 200 हेक्टेयर में सिंचाई। 1970 में क्या है कि वहां का जो क्षेत्र वगैरह था वहां 200 हेक्टेयर में अपन ने बात की थी कि एक हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं, 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। तो ध्यान रखना कि उस समय तक 1970 तक 200 हेक्टेयर में सिंचाई का कार्य सुचारू रूप से किया जाने लगा। सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध हो गई और अच्छी कृषि धीरे धीरे आगे अग्रसर होने लगी और बढ़ती चली गई। बात आती है कुओं से रहड़ द्वारा पानी निकालना। कुछ जगह ऐसे थे जहां कुएं बने हुए थे प्राचीन है, जो अब भी बने हुए मिल जाएंगे। वहां पे रहड़ के द्वारा एक गिरने टाइप की बनी होती है, उसमें रस्सी की सहायता से जो अपना कुआं बना हुआ होता है उसमें बाल्टी को डुबाया जाता है या अपने पास जो संसाधन उपलब्ध हो उसको डुबाया जाता है रस्सी की सहायता से, और पानी को रहड़ के द्वारा रस्सी के माध्यम से खींचा जाता है और सिंचाई के रूप में या पीने के रूप में उस जल का उपयोग किया जाता है। बात आती है बहुविध फसल प्रणाली की। बहुविध फसल प्रणाली वह होती है
जिसमें एक समय में एक से अधिक फसलों का उत्पादन किया जाता है, उसे बहुविध प्रणाली कहते हैं। यानी एक समय पे आवश्यकता के आधार पे अलग अलग फसलों को बोया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, बहुविध फसल प्रणाली। अब आती है उपज में वृद्धि। उपज में वृद्धि के कई तरीके हो सकते हैं। अच्छी खाद का इस्तेमाल किया जाए, अच्छे उर्वरक हो अपने पास है, अच्छी बीज हो, इसके आधार पे ये कार्य किया जा सकता है। पालनपुर की प्रमुख जो फसलें हैं वो बताई गई इस चैप्टर के अंतर्गत जवार, बाजरा, गन्ना, गेहूं, ये पालनपुर की प्रमुख फसलें थी। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ क्या है, पालनपुर गांव में कृषि की तकनीकें बढ़ती गई और लगभग 15-20 वर्ष के बाद में जो प्रमुख फसल आई बाद में वो थी आलू की फसल। इस प्रकार जो पालनपुर गांव की जो प्रमुख फसलें हैं, गेहूं, बाजरा, गन्ना, आलू, ये इसकी प्रमुख फसलें हो गई। अब बात करते हैं अपने कि जो परंपरागत तकनीक है और नवीन तकनीक है उसमें अंतर क्या है। कौन से ऐसे तरीके थे पहले जिसके कारण क्या उत्पादन कम होता था, भूमि अधिक होने के बावजूद भी लाभ कम मिलता था, या अब जो नवीन तकनीक आ गई है, भूमि कम है उसके बाद बावजूद भी क्या है उत्पादन अच्छा हो रहा है, फसलें हैं वो अच्छी विकसित हो रही है, अच्छा लाभ दे रही है। तो इसके बारे में तुलना करेंगे परंपरागत तकनीक और नवीन तकनीक के अंतर्गत। बात करते हैं पहले जो परंपरागत तकनीक थी उसके अंतर्गत सामान्य बीजों का उपयोग किया जाता था। यानी बीज जो अपने कृषि कार्य में अपने को उपलब्ध होते थे उन्हीं बीजों का क्या है बार बार उपयोग किया जाता था, जिस कारण क्या है कि उस बीजों की जो क्वालिटी है वो कमजोर हो जाती थी। जबकि नवीन तकनीक की बात करें अपने तो नवीन बीजों का उपयोग किया जाता है जो अपने HVP के अंतर्गत आते हैं, जिनकी गुणवत्ता क्या होती है बीजों की उच्च होती है और ये पानी को जल्दी सोख लेते हैं। बात आती है कम सिंचाई की। प्राचीन समय में परंपरागत तकनीक के कारण क्या है सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं थे और सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं होने के कारण क्या है कि बीजों को पेड़ पौधों को पानी कम मिल पाता था, जिस कारण क्या है कि उनकी वृद्धि नहीं हो पाती थी, उनकी लंबाई में वृद्धि नहीं हो पाती थी, उनसे अधिक लाभ नहीं मिलता था। जबकि नवीन प्रक्रिया के अंतर्गत क्या है कि पानी की अधिक आवश्यकता, यानी पानी क्या है अधिक मात्रा में है, नलकूपों का निर्माण हो गया, ट्यूबवेल वगैरह बन गए, जिस कारण क्या है कि बीज को पेड़ पौधों को सही मात्रा में सही समय पे उचित पानी मिल जाता है, जिस कारण उनकी निरंतर वृद्धि होती रहती है। बात करते हैं उपज का कम होना। जब अपने पास सिंचाई की सुविधा नहीं है, बीज अच्छे नहीं हैं और उनकी समय समय पे खाद वगैरह अपन सही तरीके से नहीं दे पाते तो अपनी उपज क्या है वो कम होती है। जब ये नवीन तकनीक के अंतर्गत क्या है कि अपन अच्छी खाद का इस्तेमाल करते हैं, अच्छे कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण क्या है कि फसलों में अपने कीड़े वगैरह नहीं लग पाते, कीटनाशक नहीं लग पाते, जिस कारण क्या होता है कि फसल है वो अच्छी उत्पन्न होती है। बात आती है कि उर्वरक में किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है। उर्वरक वगैरह रसायन वगैरह का इस्तेमाल पहले किया जाता था, प्रमुख रूप से उसमें गोबर खाद का इस्तेमाल किया जाता था और प्राकृतिक खाद जो अपन को प्रकृति से प्राप्त होती है, घास फूस की बनी होती है, अन्य उसमें मिट्टी के तत्व मिले होते हैं, उनसे खाद तैयार होती थी। उस खाद का इस्तेमाल कारण क्या है कि फसल है, पेड़ पौधे हैं, वो अपना पर्याप्त रूप बड़े रूप में विकसित नहीं हो पाते और अच्छी उपज नहीं हो पाती। जबकि इसमें क्या हुआ नवीन तकनीक के अंतर्गत कि जो कम जमीन है उसमें उत्पादन में वृद्धि होने लग गई। कम जमीन होने के बाद भी क्या है कि नवीन तकनीकों का इस्तेमाल किया गया, अच्छे कीटनाशक लाए गए, अच्छी खाद बनाई गई, केचुआ खाद बनाई गई, जिसके अंतर्गत क्या है कि जमीन पोली रहती है और सॉफ्ट रहती है और जमीन में जड़ें गहरे तक जाती है और पानी को अच्छी तरीके से सोख लेती है, जिस कारण भी क्या है उत्पादन में वृद्धि हुई। बात आती है अधिक जमीन में कम अनाज। प्रारंभ में क्या था, जमीन तो थी लेकिन उस पर क्या है अनाज बीज अधिक डालने के बावजूद भी क्या है कि अनाज कम मात्रा में उत्पन्न होता था। जबकि नवीन तकनीक में क्या है कि जमीन तो अपने पास कम होने के बावजूद भी क्या है बीजों की जो क्वालिटी अच्छी होने के कारण, जमीन की गुणवत्ता अच्छी होने के कारण क्या है कम जमीन में भी अधिक उत्पादन अपने पास मिल जाता है। बात आती है गाय बैल का उपयोग। प्रारंभ में जो कृषि के प्रमुख साधन थे वो गाय बैल का उपयोग है वो कृषि कार्य में हल जोतने वगैरह में किया जाता था, जिस कारण क्या समय अधिक लगता था, मेहनत अधिक लगते थे। लेकिन जब वर्तमान समय में क्या है कि जो जमीन को जोतने का कार्य है, बीज बोए का कार्य है, काटने का कार्य है, वो क्या है ट्रैक्टर है और ट्रैक्टर से संबंधित जो कटाई वगैरह की मशीन है इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस कारण क्या है कम समय में अधिक कार्य अच्छी तरीके से हो जाता है। बात करते हैं अपने परंपरागत बीजों से उपज की बात। परंपरागत बीज थे अपने पास पालनपुर में जब तक क्या था कि जो उत्पादन हो रहा था प्रति हेक्टर वो हो रहा था 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टर में हो रहा था और नवीन तकनीकों के साथ जुड़ने के कारण क्या उस उत्पादन में वृद्धि हो गई।
और जो उत्पादन बढ़ गया HBP बीजों के कारण वो 3200 किलोग्राम तक इसमें वृद्धि हो गई, यानी काफी गुना इसमें बढ़ गया। बात आती है मंडी में कम अनाज। जब उत्पादन है अपने परंपरागत तरीके से कर रहे थे, सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं थे, अच्छे बीज अपने पास नहीं थे, तो अनाज कम आ रहा था, जिस कारण क्या है कि मंडी में भी अनाज कम पहुंचता था। जबकि नवीन तकनीक के कारण क्या हुआ कि अनाज है वो अधिक होने लग गया, और अनाज अधिक होने के कारण हुआ क्या कि इसमें मंडी में भी क्या है अनाज अधिक मात्रा में मिलने लगा। तो हुआ ये कि समय के साथ क्या है तकनीक को बदलना आवश्यक है। तकनीक को नहीं बदलते हैं तो उत्पादन अधिक नहीं हो पाता, और उत्पादन अधिक नहीं हो पाता तो आर्थिक रूप से अपनी स्थिति कमजोर हो जाती है। कमजोर स्थिति रहने का कारण ही होता है अपने पास पैसों का अभाव, अच्छे सिंचाई के साधनों का अभाव, अच्छी तकनीक का अभाव, अच्छे रसायनों का अभाव। जब अपने पास अच्छे रसायन होंगे, अच्छी तकनीक होगी, अच्छे बीज होंगे, अच्छी सिंचाई व्यवस्था होगी, तो क्या है कि अपनी फसलें हैं वो अच्छी उत्पन्न होगी। जमीन चाहे अपने पास कम हो, लेकिन अपन अच्छी तकनीक को अपनाएंगे, अच्छी पद्धति को अपनाएंगे, समय समय पे उसका उचित रखरखाव करेंगे, तो क्या होगा अपनी फसल में उत्पादन में वृद्धि हो जाएगी। इसके साथ ये भी ध्यान रखना आवश्यक है कि जो फसलों के साथ में जो खरपतवार जो उत्पन्न हो जाती है उसको भी क्या है धीरे धीरे समाप्त करना आवश्यक होता है, क्योंकि वो क्या है कि जो फसलें अपनी उत्पन्न होती है उसकी जगह को खींच लेती है, उसमें वो फैलने लगती है। तो उस चीज को अगर समय समय पे नहीं काटा जाए खरपतवार को, तो वो फसल का अधिग्रहण कर लेती है और अपनी जड़ों को फैला देती है, जिस कारण फसल है वो ग्रोथ नहीं कर पाती, विकसित नहीं हो पाती।